जो आंकड़ा आपके सामने महागठबंधन और एनडीए का आया था वो आपने देख ही लिया 14 तारीख को शाम को, और उसके बाद कितना माहौल बनाया गया, जश्न मनाया गया, तमाम चीजें। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि जो बात अखिलेश यादव कहते हैं उस लिहाज से एक बार चुनाव हो जाए तो, उस लिहाज से अगर चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी हारेगी आपके हिसाब से? खैर, आपके पास प्रमाण हो ना हो किसी के पास, लेकिन इस बार आगे आकर खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रमाण भी दिया गया कि यकीन मानिए अगर आज इसी वक्त बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाए तो बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़ा दिखाऊंगा भाई। आज आपको दिखाने जा रहा हूं जिस बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत, बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री, तमाम तरह के टैगलाइन के साथ इस देश की मीडिया चीख चीख कर खबर चला रही है, उसी बिहार के अंदर बीजेपी का डब्बा गोल हो गया। ये डब्बा गोल कैसे हुआ वो तो देखिएगा ही। इसके साथ साथ आज आपको संयोग और प्रयोग दिखाने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त है, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। यह संयोग या प्रयोग नहीं हो सकता कि सेम टू सेम चीजें होने लग जाए। वही सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं। खेला हुआ है इस बात के पुख्ता सबूत खुद क्या चुनाव आयोग ने आगे आकर दे दिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कहते हैं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां से सीखना चाहिए, और उस वक्त तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है दोस्तों, जिस वक्त आप पर गंभीर आरोप लग रहे हो, जब आपकी साख पर सवाल खड़े हो रहे हो। जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी नियुक्ति ही एक तरीके से सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहले जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी वो नियुक्ति का आधार कुछ और था। वो आधार क्या था मैं समझाता हूं। दरअसल पहले 3 लोग चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे, जिस पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई होते थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से ठीक पहले इस देश की अति राष्ट्रवादी सरकार यानी मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया को बदला, और क्या अद्भुत प्रक्रिया लेकर आए कि कोई झंझट हो ही नहीं। झंझट क्या ना हो, सीजीआई को हटाया, एक कैबिनेट मंत्री को लाए। अब मोदी जी जिसे पसंद करेंगे, क्या कैबिनेट मंत्री, मोदी के कैबिनेट मंत्री की हिम्मत होगी उसे मना कर जाए? और जब 2 वोट ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति को चले जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी चीखते रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से मोदी जी की कृपा दृष्टि से ही चुनाव आयुक्त बने। ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मैंने कहा ना, पहले एक पर्देदारी होती थी। पर्देदारी किस तरीके की थी भाई? पर्देदारी ये रहती थी कि हाँ यार ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं, चोरी छिपे करना है, किसी को अगर राजनीतिक तौर पर धमकाना भी है तो चोरी छिपे करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब खुल्लम खुल्ला है। अब खुल्लम खुल्ला खेला किया जाता तो कुछ ऐसा ही खेल है। तो सबसे पहले तो आपको मैं वो दिखा दूं कि कितनी स्थिति है। देखिए एमजीबी, ये एमजीबी का मतलब होता है महागठबंधन। महागठबंधन को 142 सीटें मिली। जी हां, आंकड़ा यही है, 142 सीटें महागठबंधन जीत दर्ज करती है बिहार। और ये 2020, 2015, 2010 का चुनाव के जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये महागठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में 142 सीटें जीतती है, और एनडीए 100 से नीचे रह जाती है। जो आंकड़ा आपके अपने चैनल ने बताया था वो सही साबित होता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होती। जी हां, बैलेट पेपर है क्या, पहले इसे समझिए। बैलेट पेपर में यह होता है कि जो फिजिकल तौर पर बूथ तक पर जाकर वोट कास्ट नहीं कर सकते किसी वजह से, वो वजह शारीरिक नहीं है। बस कभी कभी क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक, उसी देश की सेना के, हमारे देश की सेना के जो अधिकारी हैं वो सैनिक, वही मोर्चा छोड़कर थोड़ी ना आएंगे, देश की सेवा में लगे हुए हैं। अधिकार भी उनका होना चाहिए भाई, वोट देने का अधिकार सबको है, उनका तो ज्यादा और बनता है, वो तो सतत जनप्रहरी हैं। तो उनके लिए एक सुविधा है कि वो पोस्टल बैलेट में अपना गुप्त तरीके से मतदान करते हैं। वो बताते हैं किसे वोट कास्ट करना है, देश की सेना और देश के सैनिक और वो जो उनके जो अधिकारी हैं। यही नहीं, जो बिहार के लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी और अलग अलग राज्यों में किसी न किसी वजह से काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी, वो भी। तो इन अधिकारियों ने, सेना के अधिकारियों ने जो नियुक्त हैं, बिहार के हैं वोटर, लेकिन नियुक्त हैं बॉर्डर पर या अलग अलग राज्यों में, उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट किया। वोट कास्ट किया तो उसका परिणाम कुछ ऐसे निकला, ईवीएम से तर, ईवीएम को अगर हटा दिया जाए, पोस्टल बैलेट से जो नतीजा निकला वो था कि महागठबंधन को 142 सीटों पर जीत दर्ज हो रही है और एनडीए 98 सीटों पर जीतती है। उसके बाद खुल जाता है ईवीएम, और जब ईवीएम खुलता है तो हर कोई जानता है क्या होता है। तो ये भी एक कहानी निकलकर सामने आई, वो बात अलग है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं होगा। वो तो कहेगा बैलेट पेपर है, हमने वो बता दिया, लेकिन ईवीएम भी तो देखेंगे। मैं ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं विपक्षी पार्टियों की तरह नहीं, लेकिन सवाल एक उठता है, एक होता है माहौल बनना
वो वाकई दिखता है। मैं आज भी कहता हूं साल 2014, वो साल 2014 की स्थिति थी ही बिल्कुल अलग। मसला ये नहीं था कि बीजेपी को जनता पसंद कर रही थी, मोदी को ज्यादा पसंद करती है, ऐसा नहीं था। सिर्फ ये फैक्टर काम नहीं कर रहा था, फैक्टर ये भी थे, ये नहीं है ये फैक्टर ये भी थे, लेकिन कांग्रेस के प्रति नाराजगी बहुत थी लोगों में। कांग्रेस को लेकर एक पूरा एक एजेंडा जो तैयार किया गया उस पर लोगों ने भरोसा किया, गुस्सा चरम पर पहुंचा। और साल 2012 में हुई वो विभत्स घटना निर्भया कांड वाली, उसने और गुस्सा चरम पर ला दिया। जिस दिल्ली की सरकार तो गई, केंद्र की सरकार भी चली गई। उस वक्त मैं मान सकता था एक भावनाओं ने काम किया। आप मुझे एक मुद्दा बता दीजिए, बिहार चुनाव में चाहे वो एनडीए के पक्ष का हो या महागठबंधन, मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूं, महागठबंधन भी कोई बहुत माहौल नहीं बना पाई। एक जगह बनाने के मौका मिला, वोट चोरी वाला मामला, लेकिन उस पर भी उस तरीके से बिहार की जनता आई, साथ आई, ये बात भी सच है, ये बात है। लेकिन वो उतना मुद्दा नहीं उठ पाया। लेकिन एनडीए के पास तो मुद्दा ही नहीं था कि भावनात्मक रूप से कैसे करे, इसीलिए यह प्रचंड बहुमत लाजमी नहीं है, बिल्कुल सही साबित नहीं लगता कि ऐसा प्रचंड बहुमत। मैं फिर कह रहा हूं, आ जाते 130, 40, 50 तक आ जाते, नहीं कोई सवाल खड़ा करता। लेकिन क्या करते हैं ना, कभी कभी अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है तो ये हो जाता है। अब आका तो को खुश करने वाला व्यक्ति तो सब कुछ कर देगा ना, उसके लिए तो नीति नियम कुछ होते नहीं, खूंटी पर टांग दिया जाएगा। तो कुर्द कर दिया आका को खुश, और कैसे खुश किया जरा इसको देख लीजिए। यह है सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम। तो बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी बाबू, इनको वोट कितने मिलते हैं जरा देखिए, 1,22,480 वोट। बहुत बढ़िया है, चुनाव जीत जाते हैं। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया और तमाम न्यूज चैनल, एग्जिट पोल, सर्वे करने वाली कंपनी, सब ने बता दिया था कि सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं। लेकिन करिश्मा तो करिश्मा है। अब किसका है, जनता का है या फिर सरकार का है या फिर चुनाव आयोग का है? या आप देखिए कि सरकार तो मशीनरी तो है ही इस समय बीजेपी के हाथों में और जेडीयू के हाथ में थी। खैर, सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिलते हैं। मैं कहता हूं सम्मान करना चाहिए, चुनाव जीते। लेकिन ये कैसे हो जाएगा? बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी 1,22,408 वोट मिले। सेम टू सेम 78 वोटों का अंतर सिर्फ दोनों में अगर देखेंगे। इसको लेकर अगर सवाल पूछा जाए तो क्या होगा? देखिए, बिहार फन फैक्ट बताते हैं, दोनों डिप्टी सीएम को लगभग नहीं, पूरे कंप्लीटली एक साथ सिर्फ 78 वोटों को हटा दें तो सेम वोट मिले हैं। सम्राट चौधरी को 1,22,480, 408, विजय सिन्हा को। बी ऑनेस्ट, कोइंसिडेंस और स्कैम पूछा जाएगा भैया। ये संयोग है या प्रयोग? मोदी जी ने एक बार कहा था ये संयोग है या प्रयोग, ये बताइए ना, ये संयोग है या प्रयोग कि सेम टू सेम आते हैं? मैंने कहा ना, चोरी के लिए या फिर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लेकिन जब आप किसी को खुश करने में लग जाते हैं, आपको लगता है कि आका तो सब संभाल लेगा, वो स्थिति में आते हैं तो आप ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे साख पर बट्टा लगता है। माने न माने, चुनाव आयोग की साख पर बट्टा तो लगा है। नमस्कार।